नमस्कार। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं कि किस रहगुजर के हम हैं। निदा फाजली साहब की ये पंक्तियाँ एक शख्स पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कर्मठ, जुझारू, मेहनतकश और क्या क्या शब्द मैं नहीं बोल सकती उनके लिए। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री भगवान दास सबनानी साहब जी की। आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबनानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। कविता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबनानी जी, छात्र जीवन से लेकर विधायक तक का सफ़र, एक लंबा अंतराल, लंबा संघर्ष, लंबी बातें, जनप्रतिनिधि के रूप में कई भूमिकाएं, आपने कई दौर देखे, कई बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ आप साथ रहे। इस सफ़र के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। संघर्ष से शुरुआत है। मैं 80 के दशक में मेरे पिताजी के साथ में छोटे से व्यवसाय में भोपाल के बरखेड़ी क्षेत्र में काम करता था जी। वहाँ की परिस्थितियाँ देख करके मेरे मन में कई बार लगता था कि इतना अच्छा करने के बाद हम सबसे अच्छे, बहुत हमारे पिताजी और बड़े भाई साहब बहुत सादगी से अपना जीवन जीते थे, लेकिन वहाँ की कठिनाइयाँ मैंने महसूस की हैं। उसी दौर में जब मैं स्कूल में पढ़ता था जी। 9वीं 10वीं 11वीं के उस दौर में, तब मैंने एक बार देखा कि एक भोपाल के न्यू मार्केट में एमएससीटी आजकल मैनेट हो गया, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स का मैंने वहाँ दबदबा देखा। तो बस मेरे मन में था कि मुझे ये ब्लेजर पहनना है। मैं बरखेड़ी की परिस्थितियाँ देखते मुझे लगता था कि मुझे ब्लेजर पहनना है। ब्लेजर पहनने वाले स्टूडेंट का थोड़ा सा रुतबा रहता है। बस वहीं से फिर मैंने पिताजी से आज्ञा ली 11th करने के बाद कि मैं कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। अब तो 12th होता है, उस समय 11th होता था। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पढ़ सकते हो, बस कॉलेज जाना और एक धुन की ब्लेजर पहनना है। तीसरे ही साल विद्यार्थी परिषद ने मुझे अवसर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, कॉलेज के अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। ईश्वर की कृपा से जी। उस दौर में वहाँ से चुनाव जीत करके आए। हम चारों उम्मीदवार चुनाव जीते, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव। जी। बस यहाँ से कब राजनीति के क्षेत्र में मेरा प्रवेश हुआ, बस ऐसे होता चला गया। मैं जनता विद्यार्थी मोर्चा का संयोजक बना। फिर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उस समय छात्र नेता के रूप में उनकी पहचान थी। तो इस नाते से हम लोगों को चुनाव लड़ाने का काम। फिर वहाँ से युवा मोर्चा से कारपोरेटर, एक बार पार्षद, दूसरी बार पार्षद, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी, जिलाध्यक्ष भी रहा भोपाल का। मैं महापौर का चुनाव भी लड़ा और चलते चलते प्रदेश का महामंत्री बना। प्रदेश के महामंत्री और कार्यालय प्रभारी की एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे पास थी। इंदौर संभाग का इंचार्ज भी रहा। तो इस नाते से उतना करते करते और बस ऐसा समय भी आया कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने जब मुझे कहा कि इस दक्षिण पश्चिम से आपको चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, चुनाव जीत सकते हो। मैंने कहा चुनाव में जीत जाऊँगा, क्योंकि मेरा कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपर्क है। जो भी कुछ आज मैं हूँ, जो भी मेरी पहचान भोपाल में है, वो कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के कारण है। इसलिए मुझे लगता है कि कठिनाई नहीं आएगी। और ये सीट चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, तो इस बार, पिछली बार जरूर हम हारे होंगे, लेकिन हम जीत जाएंगे। तो ऐसा करके पार्टी ने मुझे अवसर दिया और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का और उन कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके 20 दिन में ही वो परिस्थिति ला दी कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कमल खिला, मुझे सेवा करने का अवसर मिला। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम संघर्ष करते करते एक मुकाम तक आते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत ऐसे कार्यकर्ता, वो जो विचार के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता, जो एक संघर्ष करते करते कभी कारपोरेटर भी नहीं बन पाए, लेकिन हम उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हैं जो नगर निगम के पार्षद भी बने, पार्टी के जिले के अध्यक्ष भी बने, प्रदेश के महामंत्री भी बने। और काम करते करते पार्टी ने जनप्रतिनिधि होकर के विधानसभा भी पहुंचा दिया। तो ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन मैं उन लोगों को बहुत स्मरण करता हूं जिनको जीवन में कुछ नहीं मिला, लेकिन एक विचार के लिए काम करते रहे, संघर्ष करते रहे। पार्टी का विस्तार होना चाहिए, पार्टी का काम करते रहे। मैं उनके प्रति
बहुत विनम्रता के साथ उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जो संघर्ष किया, जिसके कारण आज हम लोगों को ये दिन देखने को आए। सही मायने में देखा जाए तो ये कहानी शुरू हुई एक लाल ब्लेज़र से, और लाल ब्लेज़र से ये कहानी शुरू होकर आज जिस मुकाम पे पहुंची है, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी वो लर्निंग्स, अपनी वो सीख, आप जो आज के जो दीप्यमान सितारे हैं, हमारे युवा हैं जो राजनीति में आने को हमेशा आकांक्षित रहते हैं, उनको लगता है कि राजनीति बहुत आसान सफ़र है, लेकिन आपके सफ़र को देखा जाए तो ये सफ़र आसान तो नहीं था। लेकिन उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? राजनीति का सफ़र आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि पथरीली राहें हैं, हम सबको बहुत संभल करके जरूरत चलने की आवश्यकता है। एक तो राजनीति में वाणी के संयम, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाणी का संयम और फिर धैर्य रख करके राजनीति करें। शॉर्टकट राजनीति के रास्ते से हम सफल नहीं हो सकते। मान लीजिए एक आधा बार कभी आपको किन्हीं संपर्कों के कारण कुछ लाभ मिल भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हो नहीं सकता। इसलिए अगर आप ध्येय के साथ और धैर्य के साथ आप चलते रहेंगे और काम करेंगे, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उस बात को वापस उद्गृत करता हूं कि उन्होंने अपने पदभार ग्रहण करते समय आदरणीय नितिन नवीन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक वॉच टावर है, ताकि आपके हर गतिविधियों पर आवाज रहती है और कब किस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो आप अगर अच्छा काम करेंगे और आपका मिलनसार स्वभाव होगा, आप दिए हुए काम को पार्टी के बहुत मन से करेंगे, तो पार्टी भी बदले में आपकी चिंता करती है और आपको स्थापित करने का काम करती है। इसलिए शॉर्टकट मत चलिए, आप आराम से काम करते रहिए। काम करते करते ही आपको अवसर मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे हमारे नेता हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने केवल हमको कहते हैं कि हमने केवल पर्ची बनाने का काम किया। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं पर्ची बनाता था बूथ पर। आज भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी कहते थे मैं पोस्टर चिपकाता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लेकिन आप काम करते रहिए, काम कभी कोई छोटा नहीं होता। जो काम आपको मिला है उसको 100% दे करके आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे जा पाएंगे। और जहां आपकी जितनी क्षमताएं, योग्यताएं होंगी, उसके आधार पर पार्टी आपका निर्धारण करती है। जी सबलारी साहब, आज जिस स्थान पर आप हैं, जिस पद पर आप हैं, यहाँ आपके दायित्व और बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। आप अपने क्षेत्र को किस रूप में देखते हैं? आपको मतलब आपका विज़न क्या है अपने क्षेत्र के लिए कि आप हाँ और क्या क्या विकास चाहते हैं या और क्या क्या ज़रूरतें हैं? मुझे मेरी एक पहचान संगठन के कार्यकर्ता के रूप में है। सभी कार्यकर्ता मुझे इस नाते से देखते हैं। लेकिन मेरे को 2 बार नगर निगम में पार्षद बनने का अवसर भी आया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ मेरा जो लगाव लोगों के साथ हुआ और लोगों का लगाव मेरे साथ हुआ, तो मुझे वहाँ से सीखने को मिला कि कैसे हम प्रशासनिक स्तर पर काम करवा सकते हैं, कैसे हम लोगों के साथ अपना तालमेल बिठा सकते हैं। वो करते आज जब मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, तो इस नाते से दक्षिण पश्चिम विधानसभा में विविधता है। यहाँ अधिकारी भी हैं, तो कर्मचारियों का बाहुल्य सीट ये मानी जाती है। बहुत बड़ा हमारा सेवा बस्ती इस क्षेत्र में है, पुलिस कॉलोनी बहुत बड़ी है, तो विविधताओं से भरा हुआ व्यापारी भी यहाँ है। सभी टाइप के हमारे नागरिक यहाँ रहते हैं। सबके साथ वैसा होकर के आपको बातचीत करना मिलना, तो मुझे लगता है पर्सनल अटेंशन जितना हम दे पाते हैं उसके कारण लोगों से जुड़ाव होता है। और जुड़ाव के बाद हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर मतदाता आपके बारे में उसकी समीक्षा करता है। आपका उठना बैठना कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बातचीत कैसी है, आपका पहनावा कैसा है, हर चीज पर बारीकी से निगाह जनता रखती है। आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, इस पर भी जनता की निगाह रहती है। इसलिए अवसर आया है तो काम करने का, तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में मैं ठीक से काम कर सकूं। मैं बहुत बेहतर होने की कभी मेरी वो नहीं, हाँ, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा बना रहूँ। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जिस रूप में जनता ने मुझे स्वीकार किया है, मैं उसी रूप में जनता के बीच में रहूँ। तो हम आडंबर और अहंकार से दूर होकर के हम काम करते हैं, तो जनता भी फिर हमको, चूँकि काम उनको भी मालूम है जहाँ संख्या है वहाँ काम है, तो काम के पीछे लगना, काम को उस काम करवाना जो जनता की नीड है, बहुत आवश्यक है। ये काम होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। उस दायरे में ला करके कैसे हम काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उसमें हमको सफलता मिलती है। और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा भी जनता की यही रहती है। जी, आपने कहा धैर्य, संयम, ये चीज़ें और वाणी पे जो
कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है इस क्षेत्र में रहते हुए आपके लिए ही अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आपके लिए ही कभी कभी आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? मैं फिर से कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विरोध के लोग इतने मुझे पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों की सीढ़ियां बना करके ऊपर चढ़ जाता क्या हूं। बात है। तो मुझे लगता है कि हम हर शब्द में सीख है हाँ कि जी। आप लोग गाली बकेंगे, आप अपना काम जी। कीजिए, आपके काम को लोग स्वीकार करेंगे। कभी आपका विरोध करने वाले, जी। कभी आपका असहयोग करने वाले, यदि आपका रास्ता साफ है और काम में ईमानदारी है जी। तो निश्चित रूप से उसका अनुसरण करेंगे और पीठ पीछे भी कहेंगे नहीं ये काम उन्होंने अच्छा किया। जी। तो मुझे लगता है कि अगर काम में आपके कहीं आपके मन में कोई उसको लेकर के कोई दुराग्रह नहीं है जी। तो फिर जनता उस काम को अप्रिशिएट करती है और लगना चाहिए कि ये पारदर्शी काम है। आप जो काम करना चाहते हो उसमें आप ईमानदारी से उसके आपके प्रयास है और इसका हेतु कोई और नहीं है, तब आप जनता आपके साथ खड़ी होती है और आपका फिर सहयोग भी करती है। आप जन जन के नेता हैं और समाज के जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक या युवा, इनके लिए आपके क्षेत्र में या मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से काम आगे हो रहा है उसकी जानकारी आप हमें देंगे? स्व सहायता समूह महिलाओं के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसी योजना है जिससे जुड़ करके वो आज बड़े मार्केट को पकड़ सकती हैं। और हम लोकल फॉर वोकल की जब बात करते हैं तो इसको लेकर भी हमको इन महिलाओं बहनों के माध्यम से हमको बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। महिलाओं के समूह ने किया। मैं उनसे कहता हूं कि जहां मेरे सहयोग की आवश्यकता हो आप मुझे बताइए, मैं उनको सहयोग करूंगा। नए स्टार्टअप के माध्यम से या हम कहें कि ये स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी वो युवा जो वो छोटे छोटे काम कर सकता है उसको सरकार प्रोत्साहित करती है। सरकार कहती है सरकारी नौकरियां अगर नहीं भी मिल सकती हैं तो एटलीस्ट आप अपने आजीविका की व्यवस्था करें, इसके लिए वो काम करते हैं तो उनको सहयोग करना, उनके किसी भी काम में हम सहयोग कर सकते हैं। आज चूंकि कुल मिलाकर के आपके कैलिबर पर बात होती है, आपके स्किल पर बात होती है। आप युग बदल गया तो स्किल पर अगर आप हैं, अगर आपके पास विधा है ऐसी तो आपको जनता हाथों हाथ लेगी। आपको जिस कारोबार में आप कहीं जिस व्यवसाय से जुड़ना चाहेंगे, जिस नौकरी से जुड़ना चाहेंगे, आज सरकारी नौकरी नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में भी आपके पास वो क्षमता है। वो उस ये कहना चाहिए कि उनकी मांग और आपकी पूर्ति, ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो आपको सब चीज़ संभव है। रही बात तो युवा इस नाते से बहुत आगे बढ़ कर के काम भी मेरे पास भी आते हैं कि हम नया स्टार्टअप ये कर रहे हैं, आप इसमें हमको इनसे थोड़ी मदद दिला दीजिए। मैं कहता हूं कि आप करने जा रहे हो क्योंकि आप अपने रोजगार से नहीं जोड़ रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को उस रोजगार के साथ जोड़ने वाले, यानी बहुत बड़ी समस्या आप बेरोजगारी की हल करने के लिए आप काम कर रहे हो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले आप बनिए। तो उस नाते से हम सब सरकार के तंत्र के रूप में हम काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सदैव युवाओं को प्रेरित करने वाली बात होती है कि अब इस तरीके से आप काम करें। रही बात जो बुजुर्ग हैं, तो मेरा अनुभव आया है कि जब आयुष्मान योजना आई तो 70 प्लस के तो उनको लगता था कि वो उसके लिए कोई आपकी इनकम का कोई बंधन नहीं है, आप कोई भी हो सकता है, सरकारी कर्मचारी हो, व्यवसायी हो। अगर उसकी आयु 70 वर्ष हो गई है तो आयुष्मान कार्ड लेकर के उसके पास एक बेफिक्री होती है कि मेरे पास 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा सरकार ने दे रखी है। तो उसके नाते बाकी मैं जाता हूं तो पूरे क्षेत्र में तो बुजुर्गों की एक मांग रहती है, हम पार्क में जाते हैं वहाँ कुछ बेंचें रखवाते, बहुत छोटी छोटी सी मांग होती है, बहुत आसानी से उसको हल किया जा सकता है और मैं उसको करने का प्रयास भी मेरा रहता है कि लाइट नहीं है तो बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं रहती उनकी, लेकिन उनको लगता है कि बाकी का जीवन हमारा अच्छे से बीते, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद या अपने व्यवसाय में भी काम करते हैं, उससे भी लगभग इस अवस्था तक आते आते धीरे धीरे वो उनके बच्चे काम संभाल चुके होते हैं तो वो उनको फिर वैसा अपना जीवन चाहिए। तो उन बुजुर्गों के भी उनका आशीर्वाद मिले उनका। अब मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि जो एजुकेशन के क्षेत्र के हों तो क्या हम शिक्षा को और बढ़ाने के लिए शिक्षा का दान कर सकते हैं क्या, तो ऐसा कुछ काम हो। मैं अभी एक वरिष्ठ जन से मिला था, उन्होंने कहा मैं स्कूल चलाता हूं, फिर वो एग्रीकल्चर के उस काम को भी काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं इस रिटायरमेंट के बाद इस काम को करता हूं। तो मुझे लगता है कि और लोगों के लिए भी प्रेरणा हो सकती है कि आप थकिए मत, आप तो चलते रहिए और जीवन चलने का नाम है, आप तो करते रहिए।
तो इससे हम बुजुर्गों से भी प्रेरणा लेकर के और युवा आगे क्या कर सकता है और या वो जो सामाजिक संगठन इस काम को कर सकते हैं वो प्रेरित होकर के इन कामों को करेंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए उनका योगदान होगा, समाज के लिए उनका योगदान होगा, सोसाइटी के लिए योगदान होगा, क्षेत्र के लिए योगदान होगा। तो कुल मिलाकर के हम सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे तो अकेले केवल सरकार नहीं तो हम भी कुछ कर सकते हैं, ये भाव भी उसमें सामने आता है और उससे देश को गति मिलती है। बहुत बेहतरीन काम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। बीते दिनों हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और इस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश और उसमें भी विशेष रूप से भोपाल में, राजधानी भोपाल में पर्यावरण से संबंधित काम किस गति से चल रहे हैं। इसके लिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को स्वच्छता के लिए आग्रह किया और स्वच्छता आग्रह करने के बाद वो खुद उन्होंने जब झाड़ू पकड़ी वो एक सिंबल था हम सबको कि आप स्वच्छता के लिए आ जाएं। तो क्या सरकारी ऑफिसों की धूल लगी फाइलें, क्या घरों के सब लोग सफाई, अब शहरों में प्रतिस्पर्धा होने लगी और प्रतिस्पर्धा के कारण जगह लगातार स्वच्छता और स्वच्छता को लेकर के पर्यावरण को लेकर हम कैसे प्लास्टिक मुक्त भारत बना सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा पर्यावरण की चिंता कर सकते हैं, इसके लिए नौजवान और अनेक सारे संगठन इस काम के लगे हैं कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो ये सारा संदेश हमारा नेतृत्व जब हमको देता है तो हमको प्रेरणा मिलती है कि हम स्वच्छता का कार्यक्रम करें। तो अभी जब कोविड के बाद से लेकर के लगातार जब पौधा लगाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, तो पिछले साल जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ तो 140 करोड़ देश की आबादी है, उससे ज़्यादा कहीं पौधे लग गए। इस बार भी हर जगह हर कोई कार्यक्रम, चाहे शासकीय कार्यक्रम हो चाहे निजी कार्यक्रम हो, एक पौधा लगाना है। तो पौधे आज की आवश्यकता है और कोविड के उस काल को हमने देखा है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, लोग पैसे लेकर के दौड़ रहे थे। तो हमने स्वयं उस जब प्रकृति को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो ये सब स्थिति, तो आज पर्यावरण को लेकर के और ये सारी परिस्थितियां जो बनी हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 तारीख को जो हमने अभियान शुरू किया तो उसमें जल संरक्षण भी है। तो हम स्वच्छता को कैसे कर सकते हैं, तो हमारे नौजवान अलग अलग हमको आग्रह करते हैं कि यहाँ प्लांटेशन होना है, आप समय दीजिए। हमको लगता है उनके, मैं बाकी काम छोड़ के भी प्लांटेशन में जरूर आऊँगा, पक्का आऊँगा। स्वच्छता का कार्यक्रम है, सवेरे 6 बजे आना है, 6 बजे आई मैं भी आता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारी ये टी शर्ट पहन के, यहाँ आपकी टी शर्ट पहन करके आ जाए। तो मुझे लगता है इससे हम बच्चों को भी प्रेरित करते हैं और देखता हूँ कि हमारे किशोर हमारे और वहाँ युवा भी वहाँ खड़े रहते हैं, बच्चों को भी लेकर के आते हैं। तो बच्चों को जब आज से जल बचाने की प्रेरणा मिलेगी, उनको लगेगा कि पर्यावरण के प्रति हम कुछ अपनी जवाबदेही को समझें, तो आने वाले समय में और अच्छा होगा। इसलिए मुझे लगता है एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में स्वच्छता को लेके, पर्यावरण को लेके, हमारे जल की स्वच्छता को लेकर के, जल का स्रोत जो नीचे कम होता जा रहा है तो कैसे हम उसको बचाने के लिए बात करें। तो वाटर हार्वेस्टिंग का जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो विषय है, इसको लेकर भी लगातार ये प्रयत्न हो रहे हैं। अब उसके लिए भी लोग आग्रह भी करते हैं कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। तो मुझे लगता है हम भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। अन्यथा तो मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके एक संबोधन को मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर के होगा। अब ये और अब हमारे वैज्ञानिक भी इस बात को कह रहे हैं। तो हमको पानी को बचाने के लिए भी ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से आरंभ हुआ। ये 4 महीने हमारे लिए जल के संचय को भी करने के लिए भी है, जल बचाने के लिए भी हमको प्रेरित करता है। और बारिश का पानी जो बेकार नालियों में होकर के और जाता है, उसको भी हम रोकने का काम कर रहे हैं। ऐसा प्रयास सरकार की तरफ से है, हम भी करें। और ग्रीन एनर्जी को लेकर भी इतना सारा काम सरकारों की तरफ से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में ये बहुत सकारात्मक प्रयास किए हैं कि हम सोलर की तरफ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं और भविष्य को देखेंगे तो हमको सौर ऊर्जा की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो इसको लेकर भी हम सब प्रयास करें। तो कुल मिलाकर के पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और सौंदर्य के लिए हमको ये बहुत आवश्यक है। इसको लेकर के हम न केवल भोपाल, मुझे लगता है कि सब दूर ये सब होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। बिल्कुल, एक नहीं, दो नहीं, हजारों हाथ आगे आने चाहिए इसके लिए। एक सफल राजनीतिज्ञ होने के नाते कार्य में पारदर्शिता होना बेहद आवश्यक है। उसके लिए आपके प्रयास क्या रहते हैं? मुझे लगता है कि मैं अभी भी किसी क्षेत्र में जाता हूँ तो
जो कर सकता हूँ मैं उतना ही कहता हूँ। जी। तो मुझे लगता है ये भाई भरोसा होता है, मैं कहता हूँ कि नहीं ये अभी नहीं हो सकता। तो इतना ना कहने की भी हिम्मत और साहस होनी चाहिए कि अगर नहीं हो सकता है तो आप उनको मना करें। तो एक बार को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, लेकिन बाद में मानेंगे हाँ वास्तव में नहीं हो सकता होगा। इसलिए मैंने कहा देखो हम राजनीतिक क्षेत्र में हमको वोट की ज़रूरत है, आप हमारे वोटर हैं, आप हमको आशीर्वाद देते ही हैं, तो मैं कर सकता हूँ तो क्यों नहीं करूँगा। आप ये समझिए नहीं हो पाने वाला काम है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे हम शायद इस काम को कर सकेंगे, तब मैं निश्चित रूप से करूँगा। तो काम में पारदर्शिता, और मेरे यहाँ भी जब लोग आते हैं मैं मिल करके और प्रयास ये करता हूँ कि उनके सामने ही उनके काम को एक गति मिल जाए, एक दिशा मिल जाए, ताकि उसका थोड़ा सा फॉलोअप मेरे कार्यालय से होता है तो उनके काम हो जाते हैं। लोग आते हैं कि आपने फ़ोन कर दिया था, हमारे आपके ऑफिस से बात हो गई थी तो फिर मेरा काम हो गया, बधाई हो आपको, आपका काम हो गया। तो छोटे छोटे काम के लिए भी लोग परेशान होते थे, तो वो काम भी अब आसानी से हो जाते हैं, ये बड़ी बात है। और उसके कारण जनता को उसका लाभ मिलता ही है। तो हमारी सक्रियता गरीब के आंसू पोंछ सके, ये प्रयास होना चाहिए। मैं एक उसके लिए बताता हूँ उदाहरण में, भीमनगर क्षेत्र है, वहाँ गया एक बार प्रवास में, तो वहाँ एक बहन ने कहा मैं 4 साल से परेशान हूँ, मेरा गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बन रहा है। मैंने कहा कोई कारण होगा, तो कारण भी नहीं बताते। तो मैंने, आप यकीन कीजिए कि मैंने वहाँ बैठ करके, मेरे पार्षद भी साथ में थे वहाँ के, मैंने उनके सामने एसडीएम को फ़ोन लगाया कि इस बहन का यहाँ बीपीएल का कार्ड नहीं बना है। तो मैंने कहा ये भेजा मैंने आपको, इसको देखिए। 5 से 6 मिनट में वहाँ से अपने घर तक आया हूँ, इतनी दूरी, उनका फ़ोन आया कि साहब उनका भेज दिया, मैंने आपको उनका कर दिया। तो कहीं ना कहीं किसी छोटी वजह से या उसको नज़रअंदाज कर दिया, या उसकी कोई बात करने नहीं गया, किसी ने फ़ोन नहीं लिया, क्या कारण रहा होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि 5 से 6 मिनट में उनका पार्षद जी वहीं बैठे थे। मैंने फ़ोन लगा कर उनसे कहा कि ये मैं भेज रहा हूँ, बहन का वो कार्ड बन गया, इसका प्रिंट निकाल करके उसके राशन की पर्ची मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि काम करने के प्रयत्न होंगे, उनके लिए बहुत बड़ा काम है, शायद हमारे छोटे प्रयत्नों से हो जाए। तो हमारे काम की पारदर्शिता ये होती है, सामने बात की ये काम हो सकता है। मेरे पास अभी भी लोग आते हैं कि ये रोड बना, मैं अभी इस बजट में नहीं हो सकता, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। मैं आपके यहाँ इतना पैसा दे दूंगा तो शायद दूसरी जगह के काम प्रभावित होंगे। मैं ज़्यादा काम करके मैं आपका काम करवाऊंगा, थोड़ा सा वहाँ आपके यहाँ जनसंख्या कम है, आबादी कम है, आबादी ज़्यादा होगी तो रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो इस नाते से लोगों को लगता है कि हाँ बात जेन्युइन है, तो लोगों को समझ में आती है हाँ ये भी हो जाएगा, वो भी। मेरे स्वभाव में नहीं है, और मुझे लगता है बहुत समय तक ये चीज़ें चल भी नहीं पाती। जो कर सकते हैं उसके लिए हम न केवल कहें, करके भी दिखाएं, तो लोग अप्रिशिएट करते ही है। जी, आप तक लोगों का पहुंचना कितना सुगम है? और दूसरा इसी के साथ एक और सवाल कि जीवन में घर, परिवार और आपका राजनीतिक जीवन, साथ में आपकी जिम्मेदारियां कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? मुझ तक मेरे मतदाता का, भोपाल की जनता का पहुंचना सबसे सुलभ है। मैं सुबह 10 बजे रोज बैठता हूं और जनता के दर्शन करता हूं। लोग आते हैं अपने काम के लिए, बड़ी संख्या में लोगों का आना होता है। फिर मेरा भी क्षेत्र में जब जाना होता है वहाँ भी लोगों से मिलता हूँ। जैसे मैंने वहाँ कुछ भूमि पूजन किए, फिर उन काम की क्या स्थिति है तो मैं उसको चेक करने जाता हूँ कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्वालिटी गुणवत्ता है कि नहीं। फिर उसी के साथ नए अगर काम और होना है तो वहीं क्षेत्र में भूमि पूजन करना, और इसके बाद जनता के साथ बैठना, आप बताइए क्या समस्या है, कुछ है तो बताइए। तो ऐसा करके मुझे लगता है धीरे धीरे इन समस्याओं को भी हम नियंत्रित करते हैं। रही बात परिवार के साथ, तो हाँ ये बात सच है कि परिवार वाले पक्ष में थोड़ी सी उपेक्षा होती है, ये बात सच है। क्योंकि हमारी प्राथमिकता जब क्षेत्र हो जाता है, हमारी प्राथमिकता क्षेत्र की जनता हो जाती है, तो परिवार का मामला, फिर ये जा रहे हैं कहीं बच्चों के साथ जा रहे हैं, कोई ऐसा ज़रूरी कॉल आ गया, कोई ऐसी घटना हो गई, तो उनसे कह के अच्छा आप चलो मैं ये काम पूरा करके आता हूँ, नहीं भी पहुँच पाते, तो उनको लगता है इस तरीके से होता है। यहाँ तक कि बाहर भी कहीं जाना है, बच्चों ने कहा कहीं बाहर घूमने जाना है, कहीं दर्शन करने जाना है, हाँ प्रोग्राम बना, अचानक से कुछ ऐसा पार्टी का कार्यक्रम आ गया, चूँकि वो उत्तरदायित्व है, वो जिम्मेदारी है, तो उसके नाते फिर मैं उनसे कहता हूँ या तो आपके टिकट बने, आप होकर के आ जाओ। ऐसे कई बार मेरे टूर कैंसिल भी हुए, नहीं हो पाए, बच्चों ने कहा नहीं चलेंगे तो साथ में, तो ऐसा कई बार होता है। तो अब ये थोड़ी सी कठिनाई हम जैसे जिस क्षेत्र पर काम करते हैं तो उतनी कई बार हो जाती है, लेकिन परिवार को मालूम है कि जायज़ कारण है, तो वो भी हमारे साथ रहते हैं। परिवार के सहयोग के बगैर तो कोई राजनीतिक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जी जी।
भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, और जब हम बात कहें कि मेरे सपनों का भोपाल, आज से कुछ वर्षों बाद आप भोपाल को कहाँ पाते हैं? मुझे लगता है कि मेट्रो के आने के बाद हम देश के नक्शे में बहुत तेज़ी से ऊंचाई बढ़ रहे हैं। हरियाली मेरे शहर की बहुत अच्छी है। नेचुरली हमको जो तालाब मिले हैं, तो शैल शिखर पहाड़ हैं, सौगात शैल है शिखर भोपाल के है, लिए। जी। तालाब है, हरियाली है। और एक समय में, आज थोड़ा सा मौसम जरूर टेम्परेचर बढ़ता, नहीं तो इतना प्लीजेंट मौसम होता था। न ज़्यादा बारिश भोपाल में होती जी। थी, न ज़्यादा गर्मी होती थी, न ज़्यादा सर्दी होती थी। एक प्लीजेंट मौसम होता था। जी। उसमें थोड़ा सा, चूंकि सीमेंट कंक्रीट की ज़्यादा कहते हैं ना इमारतें बन गई हैं, उसके कारण होता है। लेकिन हम वापस, सरकार का भी ध्यान है, हम सब जनप्रतिनिधि भी और यहाँ के सामाजिक संगठन भी इस दिशा में वापस आए कि भोपाल का अपना स्वरूप ठीक बना रहा जी। है। विजनरी मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो भी हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं आगे क्या होना चाहिए, आगे जी। क्या आप 5 साल का प्लान कीजिए। तो हम सब 5-5 साल का अपना अपना प्लान लेकर के आएंगे, तो राज्य का प्लान होगा। भोपाल के प्लान की बात करते हैं तो भोपाल में क्या क्या चीज़ें आने वाले समय में और आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी जी। हम विचार करते हैं। तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज की नगरी है, तेजी के साथ अच्छी बिल्कुल, बढ़ेगी, और आने बिल्कुल। वाले समय में तो और सुंदर हो जाएगा जी, हमारा भोपाल। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आकर हमसे बातचीत की। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, 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 नमस्कार। तो साथियों, हमारे साथ थे दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक भगवान दास सबनानी जी। उनसे बातचीत के बाद आपसे हम वादा करते हैं कि अगली बार, अगले एपिसोड में हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ होंगे आपके साथ इस कार्यक्रम हमारे मेहमान में। नमस्कार।